नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की हो रही बैठक की। आज शाम इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। ये बैठक ऑनलाइन होने वाली है। बता दें कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। संसद में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर एकजुटता दिखाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करने में लगा है, लेकिन इससे पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। वहीं ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के भी मीटिंग में शामिल नहीं होने को लेकर नानुकुर ने विपक्ष की परेशानी बढ़ा दी है। तृणमूल ने पहले तो बैठक में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन बाद में कहा कि अभिषेक बनर्जी ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होंगे। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। खरड़ से आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। पूर्व में कैबिनेट में बदलाव के दौरान अनमोल गगन मान को मंत्री पद से हटा दिया गया था। अनमोल गगन मान राजनीति में आने से पहले पंजाब की नामी गायिका भी रह चुकी हैं। अनमोल गगन ने फेसबुक पर लिखा कि भारी मन से मैंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। स्पीकर साहब को निवेदन है कि विधायक पद से दिया गया मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। दुर्गापुर में पीएम मोदी का मां काली की जयकारे के साथ भाषण शुरू करना राजनीतिक गलियारों में मुद्दा बन गया है। इसे लेकर पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, क्या बंगाल में जय श्री राम काम नहीं कर रहा? इस पर ललन सिंह ने जवाब दिया कि क्या भगवान का नाम लेने से पहले ममता बनर्जी से पूछने की जरूरत है? इसके साथ ही ललन सिंह ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाया है। जब नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने और उस समय मैं सांसद भी था और बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड, जिसका नेतृत्व नीतीश जी करते थे, उसका प्रदेश का अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कहा राज्य सरकार में सभी पार्टियों से विचार विमर्श करने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार ने मामला को लटका के रखा है उसको वापस लीजिए। और उसके वापस लेने के बाद नीतीश कुमार जी ने नारा दिया बिहार के विकास का, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था, न्याय के साथ विकास का अर्थ ये था कि विकास तो हम करेंगे, विकास तो करना हमारा दायित्व है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो वर्ग सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा है उसको विशेष अवसर देके हम उसको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। यह न्याय के साथ विकास का नारा है। और जो पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने कहा कि महिलाओं की आबादी 50% है, 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में मिलना चाहिए। एकल पद पर भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो सिंगल पोस्ट होता है जिला परिषद के अध्यक्ष का, मेयर का, डिप्टी मेयर का, उपाध्यक्ष का, प्रमुख का, वो सिंगल पोस्ट पर भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। 50% उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था। इधर सीएम हेमंत सोरेन के एक पत्र ने झारखंड की सियासत में एक नए बहस को जन्म दे दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 13,299.69 करोड़ रुपए माफ करने का आग्रह किया। इससे पहले दिल्ली में अमित शाह और हेमंत सोरेन की मुलाकात भी हो चुकी है। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 13,299.69 करोड़ रुपए माफ करने का आग्रह किया। सीएम ने केंद्र सरकार के झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किए जाने के लिए केंद्र रिजर्व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के एवज में बकाया राशि को माफ करने का आग्रह किया।
झारखंड सरकार का मानना है कि उग्रवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करना राज्य एवं केंद्र सरकार की संयुक्त जिम्मेवारी है। अपने सीमित संसाधनों के कारण राज्य पर वित्तीय भार अधिक बढ़ गया है। ऐसे में सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध लंबित राशि। उधर झारखंड में राजनीतिक दलों के बीच सोशल मीडिया पर वार दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा और एक वीडियो वायरल किया। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी अपनों का इलाज राज्य के सरकारी अस्पतालों में नहीं करा रहे। बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा, बाबूलाल मरांडी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि उनका सपना दोबारा मुख्यमंत्री बनने का था, लेकिन उनके सपने पर जनता ने पानी फेर दिया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने तंज कसते हुए कहा, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसका उदाहरण खुद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिया कि कैसे वो एक मरीज को जबरन टेम्पो में बैठाकर अस्पताल भेज रहे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और उनके मंत्री सिर्फ रिम्स 2 के निर्माण का राग अलापते हैं। झारखंड में पक्ष विपक्ष की बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन इस बीच राज्य की जनता यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर परेशान है। लोगों को सरकार के वादों के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आए दिन स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही की खबरें आती रहती हैं। इन खबरों पर नेता बयान देते हैं और मामला कुछ दिनों में ठंडा हो। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष द्वारा मतदाता पुनरीक्षण पर उठाए जा रहे सवाल पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार से ये इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि नागरिकता की जांच जरूरी है, लेकिन विपक्ष के लोग पहले ही घबरा गए हैं। नहीं है, उसको वोट की प्रमुखता है। इसीलिए बिहार में आकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं कि वोट काट रहे हैं। वोट नहीं काट रहे हैं, बल्कि जो नागरिक है उसकी पहचान। लेकिन तेजस्वी यादव महाराष्ट्र में लगातार कह रहे हैं कि जो सरकार हम लोग नकलची योजना बता रही है कि हम लोग जो योजना बनाए थे वो नकलची योजना, ये कोई चरवाहा विद्यालय है। द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित किया और आगामी विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन द्वारा पार्टी को चुनाव चिन्ह विसिल छाप देने पर खुशी जताई है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि हमारा दल इस बार विधानसभा के 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा और मैं खुद दरभंगा से चुनाव लड़ने की सोच रही हूँ क्योंकि दरभंगा मेरा क्षेत्रीय घर है। लेकिन ये और हम सब जानते हैं कि वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस में मुख्यमंत्री बनी थी। हम राबड़ी देवी जी की बहुत इज्जत करते हैं व्यक्तिगत रूप से, इसको कोई भी हल्के में ना ले। वो एक बहुत ही कुशल महिला है, एक बिल्कुल आइडियल माँ है, एक आइडियल पत्नी है और हमेशा अपने परिवार को उन्होंने जोड़ के रखा है। लेकिन ये बात भी सही है कि एक विशेष सर्कमस्टांस हुआ था जबकि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो समझिए 77 वर्षों के इतिहास में आज तक कभी भी किसी महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन ये लोग महिला के इतने बड़े हितैषी हैं। तो हमारी ये चुनौती है, ये दोनों चुनौती, दो ही पार्टी है। आप ही लोग हमें अक्सर ही कहा करते हैं कि दो ही गुट हैं, उसी का कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हमें ये भी बताया गया पिछले 5 वर्षों में कि आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकती। चलिए हमने मान लिया हम नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अब अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो एनडीए का बने या महागठबंधन का बने, इन्हीं दोनों में से किसी का बनेगा, अब महिला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब हम महिला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब महिलाओं को वहां पे आके अपने लिए पॉलिसी बनानी चाहिए और जो भी आए, ये जिनको भी आगे करे, लेकिन महिला चेहरे पे अब चुनाव लड़े। वैसे भी 2025 है। ये सारी बातें हैं जो आपको हमें कहनी है हमारी तरफ से। हमें कुछ लोगों ने कहा कि आप पटना में शायद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम मिले हैं, आप में से कई लोगों से मिले हैं।
और ये कोई सोची समझी चीज़ नहीं थी, शायद ऊपरी वाला यही चाहता था। हमने बिहार में लगभग हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बट सोची पटना में ही नहीं किया था, हाँ, और दरभंगा में भी नहीं किया। मतलब एक हमारी जन्मभूमि और एक हमारी कर्मभूमि। तो अच्छी चीज़ है कि आज आप लोगों से मिलना हुआ है, और हम आपको स्पष्ट रूप से ये चीज़ कहेंगे कि हम आपको सिर्फ अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने वर्ष 2025 को संगठन सृजन वर्ष माना है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस ने आज से पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है। हम आपको बता दें कि आज राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्ष को प्रशिक्षण देने का काम किया गया। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी को लेकर चलने का काम करती है। हमारा मुद्दा केवल भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में रोकना है। की जो परिधि उसको हम सबों ने मंडल में बांटा है। आज सारे लोग लगभग 95% लोग उपस्थित थे। हम कह सकते हैं कि अच्छी सफलता कांग्रेस को मिली है। यह प्रयास जो कांग्रेस के हम तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का है, हमें लगता है कि इस प्रयास से हम अपने कांग्रेस के विचारों से, अपने नेताओं के विचारों से कि जनता को अवगत करा पाएंगे। और जो संघर्ष है जनता के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, उसमें हम सफल हो पाए। नाराजगी दूर हुई, जो विधायकों की नाराजगी थी मंत्रियों से, वो दूर हुई। नेता है, विधायक दल के नेता नाराज, वो कह रहे हैं कि राज्य के अधिकारी ही बात नहीं सुन रहे हैं। कि ये कोई नई चीज नहीं है। ये जब भी सरकारें रहती है, कुछ अधिकारी मनमानी करते हैं, कुछ अधिकारियों अनसुनी करते हैं चीज़ों का, जनप्रतिनिधियों का। लगता है कि उसी का एक हिस्सा है। प्रयास हो रहा है संगठन की ओर से भी, सरकार को भी अवगत कराया जा रहा है। हमें लगता है कि जो समस्या है उस समस्या का जल्दी निदान। लेकिन सरकार तो आप लोगों की है, अगर अधिकारी नहीं सुन रहे तो ये तो बहुत बड़ा सवाल जहाँ बने। लेकिन जब वहाँ के लोगों के बारे, उसके बारे में हमें जो वहाँ अधिग्रहण हुआ है, आपका प्रॉपर ढंग से अधिग्रहण नहीं हुआ, और जिस चीज़ों को लोगों को जान कर के हो रहा है, तो तब है क्या कि वहाँ के लोग से खुद मुख्यमंत्री जी को अवसर देना चाहिए। वहाँ के लोग विचार हैं, मैं हमारे पास आए भी थे, हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और माननीय मुख्यमंत्री को पूरी चीज़ों को अवगत कराएं। और जिस तरीके से वहाँ का जो स्थिति है, निश्चित रूप से वहाँ पर बनना उचित नहीं होगा, दूसरी जगह बनना चाहिए। मैं इस चीज़ को बार बार करूँ, और मुख्यमंत्री को अब इसको विलम्ब नहीं, मुख्यमंत्री वहाँ के रैयतों के साथ बात करें। हमारे संगठन का प्रयास है कि हर एक जिला में पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक हम लोग कमेटी फॉर्मेशन करें, मंडल कमेटी तक हम लोग फॉर्मेशन करें, और उसी सब चीज़ों के लिए आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। जो हमारे रांची और खूंटी जिला के लिए आज ये कार्यक्रम था, और ये काफ़ी अच्छा भी प्रोग्राम रहा, और आशा करते हैं कि इसी तरह से ये कार्यक्रम हर एक झारखंड के हर एक जिला तक हम पहुंचा पाएंगे। अच्छा, एक अहम बैठक है प्रिंसिपल्स के साथ आपकी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत ये इंटरमीडिएट में एडमिशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, बच्चे काफ़ी परेशान हैं। आपकी एक अहम बैठक हुई है, तो किन मुद्दों को लेकर उसमें चर्चा हुई? नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि भाजपा और भाजपा का नीति इस पूरे देश के लिए इतना ही डरावना स्थिति पैदा कर रहा है। इन लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया। जो एजुकेशन होता है वो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, मतलब आपको निर्णय लेने से पहले राज्य का जो पंचायत कमेटी बनेगी, वो पंचायत कमेटी बहुत समझ बूझ करके, जो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा लोग, वैसे लोगों को बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो आपका पंचायत चुनाव होगा उस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे लोग ही जीत करके आए। और इसके साथ साथ भी जो पदाधिकारी हैं उनको थोड़ा काम करने का तरीका कोई बदलना होगा, जनता की समस्याओं के साथ जुड़ना होगा। विशेषकर रांची जिला में अगर कहा जाए तो अभी प्राकृतिक आपदा हुआ है, बारिश हुआ है, फसल बर्बादी हुआ है,
इस सब इशू को लेकर के भी लोगों के बीच में दुर्गा पूजा की तैयारी राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस वर्ष दुर्गा पूजा की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, जिसको लेकर मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा के निर्माण में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण मूर्तिकारों में निराशा दिख रही है। कोकर स्थित मूर्तिकार आलिक पाल बताते हैं कि लगातार बारिश होने की वजह से प्रतिमा सूख नहीं रही है। हमारा काम काफ़ी पीछे हो जा रहा है। इस बार थीम पर भी कई मूर्तियां निर्माण हुई है, इस पर कुछ बताएं, क्या कुछ थीम में इस बार आप लोग तैयार कर रहे हैं? हाँ, इस साल कुछ विशेष थीम हमारे यहाँ बनी है। जैसे मूर्ति को आप देख पाएंगे, रथ के साथ दुर्गा मूर्ति, एक है ड्रैगन के ऊपर बनी हुई है, एक है पारंपरिक साज वाली मूर्ति है, एक कलात्मक यहाँ मूर्ति बनी सामने ही आप देख पा रहे हैं। तो विभिन्न तरह की मूर्तियाँ इस बार मेरे पास है। इस बार दुर्गा पूजा नज़दीक आ गई है, सितंबर में ही इस बार दुर्गा पूजा है, तो ऐसे में लगातार बारिश हो रही है। क्या कुछ आप लोग के पास उपाय है, रणनीति है कि काम को टाइमली ख़त्म कर सकें? अब देखिए भैया, भगवान ने चाहा अगर थोड़ा धूप हुआ तो हमारा काम अच्छी तरह हो जाएगा, नहीं तो फिर अब रणनीति क्या करेंगे, आग का सिकाई करना पड़ेगा, गैस सिलेंडरों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और नहीं हुआ तो थोड़ा कच्चा कच्चा ही जाएगा। हम लोग क्या कर सकते, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, अब जितना सूख जाए हम लोग तो अपना प्रयास पूरा करेंगे। इस बार कितनी से कितनी तक का मूर्तियाँ आप लोग के पास मौजूद है? भैया इस साल मेरे पास दुर्गा मूर्तियाँ 30,000 रुपये से शुरू होकर 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए तक की मूर्तियाँ हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।